किया था। अब हम लोग बात करेंगे किसना, कौन सा, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 और 14, मतलब 3 3 6 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अगले वाले जो क्वेश्चन होंगे फिर अगले वीडियो में आएगा। देखिए सबसे पहले हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, जो ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है उसका क्या अर्थ है। मतलब अर्थ का मतलब यह है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे या क्या होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमारा क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। मैं एक एक एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ, कह रहा है कि उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण पहले आप समझिए कि क्षेपी, जैसे मान लीजिए मेरे पास चूना है, बिना बुझा चूना है, उसमें अगर मैं जल डाल दूं, H2O डाल दूं, तो ये मुझे क्या देगा, देगा मुझे CaOH का ट्वाइस प्लस ढेर सारा क्या देगा, उष्मा देगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ये भी कह सकते हैं कि कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाना हमारा क्या कहलाएगा, उष्मा क्षेपी कहलाता है। मतलब हम वायु की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलाएंगे तो हमको उष्मा मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग किसके नाम जानेंगे, उष्मा क्षेपी। और उष्मा शोषी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उष्मा देने पड़ते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए इसका उदाहरण अगर हम मुझसे चाहिए तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करिए, गर्म करिए। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे इसमें से CO2 क्या कर जाएगा, मुक्त हो जाएगा। जब CO2 मुक्त होगा तो यहाँ पे CO3 है, CO2 जब निकल गया तो Ca वो बच जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, CaO प्लस CO2। ऐसी अभिक्रिया क्या बोली जाएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर CaOH को अगर हम गर्म करेंगे, जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा, H2O निकलेगा। और H2O निकलेगा तो बचा क्या, Ca, और दो O में से एक निकल गया तो क्या बच गया, एक। तो हम क्या लिखेंगे, CaO प्लस क्या हो जाएगा, और भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए Na2CO3 है, इसको अगर मैंने गर्म किया तो फिर ये मुझे क्या दे देगा, CO2 मुक्त कर देगा, तो बचेगा क्या, Na2O। तो लिखेंगे क्या, Na2O प्लस CO2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी को परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट मेरा दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए दूसरा नंबर बोला है कि श्वसन को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हमने अभी बोला, जिन अभिक्रियाओं में उष्मा मुक्त होती है उसे बोला जाता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और श्वसन की क्रिया करते हैं तो उस भोजन को ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के माध्यम से मुझे CO2 मिलता है और H2 मिलता है, और ढेर सारी क्या होती है, उष्मा रिलीज होती है। इसलिए हम श्वसन को क्या बोल सकते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए अगर मेरा क्या है, ग्लूकोज जो भी खाएंगे हम क्या होगा, मंड होगा, जिसको ग्लूकोज बोल सकते हैं। और हम जब श्वसन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, O2। और जब हम श्वसन करेंगे तो ये क्या कर जाएगा, इसको ऑक्सीकृत कर देगा, मतलब कि तोड़ देगा। तो तोड़ेगा तो मुझे मिलेगा CO2 प्लस मिलेगा मुझे क्या, O2 मिलेगा। ठीक इस तरीके से हम अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, संतुलित करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हम कहेंगे। अब इसको अगर संतुलित करना होगा तो आप यहाँ पे लिखिए 6, यहाँ पे लिखिए 6 और यहाँ पे लिखिए 6, हर एक एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखिए। देखिए वियोजन अभिक्रिया उसे कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के विपरीत। तो वियोजन अभिक्रिया उन अभिक्रिया कहा जाता है जिसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद देते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग किसके नाम जानते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब उदाहरण मुझे चाहिए तो देखिए मैं उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी वाला ही उदाहरण लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि CaOH के ट्वाइस को अगर मैं गर्म कर दूं
तो गर्म करूं तो क्या मिलेगा O और फिर क्या मिलेगा H2O। लेकिन अगर मैं उधर से इधर फिर चलूं, यानी बिना बुझा चूना में अगर मैं पानी डाल दूं तो मुझे क्या दे देगा CaOH का ट्वाइस। एक तरफ हम जब इसको गर्म करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक अभिकारक कितने में टूट जाएगा 2 में। लेकिन अगर हम इस बुझे हुए चूने, बिना बुझे चूने में अगर हम जल डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, विलय हो जाएगा। अब विलय होकर के मुझे क्या देगा CaOH का। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं गर्म कर दूं तो ये मुझे क्या देगा C+O2 रिलीज कर देगा। तो ऐसी अभिक्रिया मुझे क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया। जबकि उसी के विपरीत कार्बन कॉपर को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दूं तो CO मिलेगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ आपस में टूट करके 2 या 2 से अधिक देता है, इसी को वियोजन, और 2 या 2 से अधिक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया करता है। देखिए यहाँ पे एक टूट करके 2 दिया है, यहाँ पे 2 जुड़ करके 1 दिया, इसीलिए क्या बोला जा रहा है, एक दूसरे को विपरीत बोला जा रहा है। इस तरीके से शायद अब क्या बोल रहा है, उन अभिक्रियाओं की एक एक उदाहरण दीजिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। चलिए ठीक है। और ये देखिए जो भी यहाँ पे विद्युत, प्रकाश और ऊष्मा की बात कर रहा है वो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में बताई गई है। जब हम किसी वियोजन अभिक्रिया में या कोई वियोजन अभिक्रिया हो रही है और प्रकाश के माध्यम से हो रहा है तो प्रकाशीय वियोजन बोला जाएगा, और विद्युत के माध्यम से हो रहा है तो विद्युत वियोजन बोला जाएगा, और ऊष्मा के माध्यम से अगर हो रही है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। मैं एक एक उदाहरण रख रहा हूं। जैसे देखिए पहला मुझसे क्या बोला है कि ऊष्मा के रूप में। अभी देखिए मैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ढेर सारा एग्जाम्पल रखा था और वियोजन अभिक्रिया में भी एक ठो रखा था। तो यहाँ मैं इसको ले रहा हूँ, CaCO3 को अगर मैं तोड़ दूं तो ये क्या मुझे दे देगा, CaO देगा और मुझे दे देगा CO2। तो ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश के ऊष्मा के माध्यम से तोड़ी जाती है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग किसके नाम जानेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो एक हमारा क्या उदाहरण वियोजन अभिक्रिया का। अब प्रकाश अभिक्रिया में अगर हम बात कर ले तो देखिए AgCl को अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश का मतलब कि H न्यू बोला जाता है। सूर्य के प्रकाश को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, H न्यू। अगर ऐसा कहीं लिख दिया गया है इसका मतलब ये है कि हमें प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया क्या की जा रही है, कराई जा रही है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अलग होगा तो मुझे देगा Ag और प्लस मुझे क्या दे देगा CO2। देखिए यहाँ पे उधर कितने हैं, 2 है, और इधर कितने हैं, 1 है। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं देखिए 2 Cl मुझे मिल जाएंगे, और अगर 2 यहाँ पे Ag हुआ तो यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और भी चाहेंगे तो और भी लिख सकते हैं, AgBr अगर मुझे लिखना हो तो इसको फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं Ag और प्लस क्या हो जाएगा Br2। ऐसे ही हमने इसलिए इसकी एक से ज्यादा नहीं रखा क्योंकि वियोजन में भी पढ़ लिए हैं, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी में भी, और वियोजन में और संयोजन में पढ़े, इसलिए मैंने एक ही रखा है। चलिए दूसरा चलते हैं। अब ऐसे मुझे अभिक्रिया लिखना है जो किसके माध्यम से संपन्न होती है, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ऊर्जा हम लोग ऊष्मा के भी रूप में दे सकते हैं, प्रकाश के रूप में भी दे सकते हैं, और विद्युत के रूप में भी दे सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैंने HCl का विलयन लिया, HCl लिया और उसमें क्या डाल दिया, जल, तो बन जाएगा क्या मेरा विलयन। इस विलयन में अगर मैंने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उस विद्युत धारा में प्रवाहित करने पे उसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो 2 वायर होंगे, एक वायर मेरा पॉजिटिव होगा, दूसरा वायर मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा। जो पॉजिटिव होगा उसको क्या बोला जाएगा, एनोड, और जो निगेटिव होगा उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। अब देखिए जब विलयन लेंगे तो ये मुझे मिलेगा प्लस, ये मिलेगा मुझे क्या, माइनस। जैसे ही हम विलयन बनाए हुए होंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन कहाँ चला आएगा, एनोड पे आएगा, कैथोड पे आएगा, और H प्लस मुक्त कर देगा क्या चीज, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, कैथोड से। कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के बन जाएगा कौन सा, H2। उसी तरीके से Cl कहाँ पहुंचेगा, और ये मुक्त कर देगा कौन सा, और ये इलेक्ट्रॉन अपना एनोड को डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा तो हम क्या लिख सकते हैं, HCl में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे I, तो मुझे क्या दे देगा, H2 देगा, और मुझे क्या देगा, Cl2 देगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमने HBr लिया, और HBr लिया क्या चीज, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये मुझे दे देगा H2 और Br मुझे क्या दे देगा, Br2।
तो बन जाएगा H2 प्लस H2, 2 से गुणा कर देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए अगर हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर हमने क्वेश्चन में भी बताया था कि एक क्वेश्चन पूछा था, जब विद्युत धारा जल में प्रवाहित करते हैं तो दो इलेक्ट्रोड पे दो परख नलिक में दो गैसें एकत्रित होती है, जिसमें से एक गैस दूसरी गैस का दो गुना होता है, वो गैस कौन सी है? ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। तो उसमें वो गैसें थी हाइड्रोजन। अब बोला था कि क्यों, तो उसमें हमने H2O जब निर्मित किया था तो उसमें 2 मोल H लिए थे और ऑक्सीजन 1 मोल लिए थे, इसलिए जब हमको विखंडित होकर के वो उत्पाद देगा तो जितना हम लिए रहेंगे उतना ही हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। इसीलिए एक क्वेश्चन हमने इसके पिछले वाले में बताया था और उसमें क्वेश्चन लिखा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक होता है और दिए गए क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए जब हम जितनी मात्रा लिए रहते हैं उतनी मात्रा मुझे प्राप्त होती है, इसलिए जब हम H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस H2O को अगर हम निर्माण की बात करेंगे तो H कितनी मोल लिए जाते हैं, 2 मोल, और O कितनी मोल लिए जाते हैं, 1 मोल। जब मुझे ये टूट करके देगा तो जितना जितना मैं लिया रहूंगा उतने उतने मुझे प्राप्त होंगे, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम ना तो द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं, नहीं हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए जितनी मात्रा में लिया रहूंगा उतनी ही मात्रा मुझे क्या होगा, प्राप्त होगा। तो जब हम विलयन इस जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक इलेक्ट्रोड पे O आएगा धनात्मक के पे और ऋणात्मक पे क्या जाएगा, H आएगा। तो इस H2O में से दो दो गैसें निकलेंगी, एक गैस मेरा क्या होगा, H2 होगा और दूसरी गैस हमारा क्या होगा, O2 होगा। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे H2 भी मिलते हैं और O2 भी मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए H2O में जब हम जल प्रवाहित करते हैं तो मुझे H2 और क्या मिलता है, O2 मिलता है। देखिए यहाँ पे तो अगर मैं संतुलित कर दूं तो मुझे यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, वो इसलिए कि ऑक्सीजन मुझे कितनी मात्रा मिला हुआ है, 2, और इधर कितना मिला हुआ है, 1, और 2 से गुणा किया हो तो 2 ऑक्सीजन हो गया है। तो यहाँ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई है। यहाँ मुझे कितने लिखने पड़ेंगे, 2 बार लिखने पड़ेंगे ताकि वहां पे क्या हो जाए, 4। अब देखिए हाइड्रोजन गैस है जो ऑक्सीजन गैस के कितने गुने हैं, 2 गुने हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने इसके पिछले वाले में भी बताया और ये विद्युत वियोजन का क्या है, एग्जाम्पल्स भी है। चलिए ये क्वेश्चंस हुए। अब देखिए मेरा एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं की समीकरण को भी लिखिए। तो देखिए सीधा समझिए कि अगर कोई अधिक सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु के विलयन से किसी कम सक्रिय धातु को अगर हटा देता है, विस्थापित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। हो सकता है कि वो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो और एकल विस्थापन भी हो सकता है। तो जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो एकल और द्वि दोनों उसमें समाहित रहता है, लेकिन अगर हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें, द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होते हैं कि आयनों का आदान प्रदान होता है। तो हम आयनों के आदान प्रदान के माध्यम से न समझा करके हम ये बोले कि अगर कोई सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु के विलयन से अगर उस धातु को हटा देता है तो ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अगर दो विलयनों में आयनों का आदान प्रदान होता है तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। उसने क्या बोला है कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिख करके मुझे बताइए। इन अभिक्रियाओं के लिए देखिए समीकरण मैं लिख रहा हूं। पहले विस्थापन अभिक्रिया के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूं, HCl में अगर हम Na डालेंगे तो देखिए H और Na में से सबसे अधिक सक्रिय जो होते हैं Na होता है और H क्या होता है, कम सक्रिय होता है। ये हमने रासायनिक सक्रियता श्रेणी में बताया है, इसलिए Na अधिक सक्रिय होने की वजह से ये क्या कर देगा, H को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा और H2 गैस क्या कर जाएगी, मुक्त कर जाएगी। अब देखिए कि हमने और जगह बोल चुका हूं मैं कि अगर किसी अम्ल में किसी सक्रिय धातु को डाला जाता है तो हमेशा और हमेशा H2 गैस मुक्त करती है। जहां पे ये अम्ल है और ये क्या है, धातु है और ये सक्रिय धातु है, इसलिए वहां पे क्या मुक्त करेगा, H2 मुक्त करेगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, हमने कॉपर सल्फेट लिया और कॉपर सल्फेट में जिंक के टुकड़े डाले तो देखिए सक्रियता श्रेणी में कॉपर नीचे है और जिंक क्या है, ऊपर है, इसलिए कॉपर को जिंक रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करेगा तो लिखेंगे जिंक सल्फेट और प्लस लिखेंगे कॉपर। तो ये हमारे क्या है, विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। उसी तरीके से अगर हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात कर ले तो देखिए एक मैं अम्ल लिख रहा हूं, HCl लिखूं और फिर क्या लिख सकते हैं, NaOH। इसकी और इनकी बात करें तो Na इसको हटाएगा और ये निकला हुआ H अगर O के साथ जुड़ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे NaCl बना और फिर क्या बन जाएगा, H2O। तो ये भी हमारा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, BaCl2 और प्लस क्या बन जाएगा, H2SO4 नहीं,
2SO4 अगर इनको एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो यह अपने आयनों का क्या कर लेगा, आदान प्रदान कर लेगा, और आदान प्रदान करता है तो यहाँ बनेगा BaSO4 और फिर क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा NaCl, यहाँ पे 2 बार लिख देंगे। अब देखिए ऐसी अभिक्रिया कई बार आ चुका हुआ है, कई बार आ चुका है, जिसमें ये हमारा क्या BaSO4 अवक्षेप के रूप में, ये संतुलित समीकरण में भी बताया गया है और अवक्षेपण अभिक्रियाओं में भी बताई गई है, और ये एक बार यहाँ पर मैं बता रहा हूं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके लास्ट में अवक्षेप प्राप्त होते हैं उत्पाद के रूप में, उत्पाद में अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। शायद इसके अगला वाला जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें वो क्वेश्चंस में वो दिया हुआ है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया सुन लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया, और ये एग्जांपल क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और उसमें दिया हुआ है, यही एग्जांपल्स भी है। अब देखिए एक और दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखिए, समीकरण लिखिए। मतलब ये कि कॉपर क्या लिखा है, सिल्वर के साथ, सिल्वर के शोधन में कोई मिलाकर के हम कहे कि सिल्वर नाइट्रेट का हमारे पास अयस्क है, सिल्वर नाइट्रेट का हमारे पास पदार्थ है, जिसमें से मुझे सिल्वर को अलग करना है, वो भी किसके माध्यम से, कॉपर धातु के माध्यम से। तो कह रहा है कि ये विस्थापित करके किया जाएगा, उसके लिए क्या लिखिए, समीकरण लिखिए। तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट के मिश्रण में जब हम कॉपर को डालेंगे तो जो कॉपर होता है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, ऊपर होता है, और Ag क्या होता है, वो नीचे होता है। तो कम सक्रिय होने की वजह से कॉपर सिल्वर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इस तरीके से जो सिल्वर होंगे वो हमारा क्या कर जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं, ये दिया हुआ है AgNO3, ये हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, जिसे मुझे डालने के लिए क्या बोल रहा है, कॉपर के माध्यम से मुझे क्या करना है, इसको शुद्ध करना है, अलग करना है, इसमें से Ag को एकदम सेपरेट करके बाहर निकालना है। तो देखिए ये कॉपर हमारा क्या अधिक सक्रिय है, जो इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो रिप्लेस करेगा तो कॉपर पे डबल प्लस आएंगे और Ag पे सिंगल, और इस पे NO पे एक माइनस। देखिए ये -1, इस पे +2, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा बनेगा NO3 का ट्वाइस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Cu और NO3 का क्या लिखेंगे, ट्वाइस, और प्लस में देखिए Ag क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे Ag। अब देखिए इसको संतुलित भी तो मुझे करना है, यहाँ पे NO3 की वैल्यू कितनी है, 1, वहां पे कितनी बार है, 2 बार, इसलिए मुझे यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, और जब 2 से गुणा कर लेंगे तो Ag इधर 2 हो जाएगा, तो इधर भी हमको क्या करने पड़ेंगे, Ag 2 बार करने पड़ेंगे। अब इसके जो मैं 14 नंबर क्वेश्चन कराया हूँ, इसके आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे 15, 16, 17, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।